दोस्तों, रूस और यूक्रेन की जंग में दोनों ही देशों का भारी नुकसान हुआ है। दोनों ही देशों की इकोनॉमी आईसीयू में पड़ी है और पूरे यूरोप में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। लेकिन इन दोनों के बीच एक तीसरा देश है जिस वॉर में मलाई खा रहा है और इसके अंदर प्रॉफिट्स कमा रहा है कि एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि इस वॉर के खत्म होने पर ये देश फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट यानी कि इसके बाद अगर इस देश की जीडीपी जीरो भी हो जाए तो भी ये देश आराम से सर्वाइव कर सकता है। ये क्लेम सुनने में इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन इसके पीछे कुछ बहुत ही सॉलिड कारण दिए गए हैं। तो कैसे उठा रहा है कतर इस जंग का फायदा और आखिर इसे इतना प्रॉफिट कैसे हो रहा है, जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले आप चैनल पर अगर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कतर के पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो है नेचुरल गैस। अगर साइज के मामले में देखा जाए तो रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है और कतर इस मामले में 165वें नंबर पर आता है। लेकिन फिर भी दुनिया का सबसे बड़ा गैस रिजर्व कतर के पास है। अकेले कतर के गैस रिजर्व से दुनिया की 13 से 15% गैस नीड्स की पूर्ति की जा सकती है। कतर आज तक सिर्फ चीन, भारत और साउथ कोरिया जैसे एशियन देशों में ही ऑयल और गैस सप्लाई करता था, लेकिन आज यूरोप में एक बहुत ही बड़ा मार्केट खुल कर आया है और जैसे जैसे सर्दियां नजदीक आ रही हैं, यूरोप के सभी देश कतर की तरफ उम्मीद के साथ देख रहे हैं। यही वजह है कि जिस गैस को निकालने में कतर को $4 की लागत आती है, उसे आज यूरोप $25 में भी खरीदने को तैयार है। अब पहले समझते हैं कि आखिर यूरोप इतना डेस्परेट क्यों है। भारत में रहते हुए ना सर्दियों का वो एहसास नहीं होता दोस्तों जो यूरोप में होता है, क्योंकि वहाँ के ज्यादातर देशों में बर्फ पड़ती है। साथ ही वहाँ पर घर के अंदर जैकेट्स या शॉल जैसे गर्म कपड़े पहनने का रिवाज नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हर घर में हीटर्स रहते हैं। इन हीटर्स को चलने के लिए बिजली की जरूरत होती है जो यूरोप के देश गैस से बनाते हैं। अब तक ये गैस रूस से आया करती थी, इसलिए कभी यूरोप में किसी को परेशानी नहीं हुई। लेकिन आज जब इस गैस की कमी हो रही है तो कई देशों में ब्लैकआउट का संकट बढ़ गया है और वहाँ की सर्दी में अगर बिजली की कमी हुई तो ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका होगा। हमने इतिहास में तो देखा ही है कि इस तरह की शॉर्टेजेस सरकार तक गिरा देती हैं। इसलिए यूरोप के लिए एनर्जी क्राइसिस इस वक्त सरदर्द बना हुआ है। अब यहीं पर कतर की बारी आती है। कतर वो देश है दोस्तों जहां मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है, यानी कि सऊदी अरब से लेकर यूएई जैसे देशों के मुकाबले कतर के रिश्ते अमेरिका से अच्छे हैं। इसके अलावा कतर को पूरे मिडिल ईस्ट में ह्यूमन राइट्स से लेकर माइनॉरिटी राइट्स में सबसे अच्छा माना गया है। इसलिए इस मैच के बेस पर कतर आज यूरोप की पहली पसंद बन गया है। कतर ने एक समझदारी ये भी की है कि जो देश उनके पास इस वक्त गैस के लिए आ रहे हैं उनके साथ कतर ने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं, यानी कि इस वॉर के खत्म होने के बाद भी ट्रेड जारी रहेगा। और अगर एक्सपर्ट्स की माने तो इस वक्त मार्केट में स्थिति ऐसी हो गई है कि अगर रूस और यूक्रेन की जंग कल रुक जाए तब भी मार्केट को पूरी तरह स्टेबल होने में 2025 तक का टाइम लग जाएगा। इस वक्त के बीच ये उम्मीद है कि कतर सिर्फ गैस बेचकर $100 बिलियन से ज्यादा कमा लेगा। कतर का टोटल एनुअल बजट सिर्फ $55 बिलियन है, यानी अपने 2 साल के बजट का पैसा कतर एक ही साल में कमा सकता है बिना अपने सिटीजन से टैक्स लिए हुए। और ये सिर्फ गैस की बात हो रही है। कतर के पास क्योर्ड ऑयल से लेकर उनकी टूरिज्म इंडस्ट्री तक कई सारे रेवेन्यू सोर्सेज और भी हैं। शुरुआत में हमने आपको बताया कि कतर इस डील के बाद हमेशा हमेशा के लिए इंडिपेंडेंट हो जाएगा, यानी कि कतर की जीडीपी अगले 50 सालों तक जीरो भी रहे तब भी कतर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ये क्लेम शायद आपको थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन आइए इसके पीछे की वजह को समझने की कोशिश करते हैं। दुनिया में से बहुत से देश हैं जिनके पास एक सोवरेन नेशनल फंड है। आसान भाषा में समझें तो एक ऐसा फंड होता है जिसमें बहुत सारे पैसे रखे होते हैं। फिर इस पैसे का इस्तेमाल सरकार दुनिया भर की कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए करती है। जैसे जैसे इन शेयर्स के दाम बढ़ते रहते हैं उस देश को भी प्रॉफिट होता रहता है। नॉर्वे जो दुनिया के सबसे विकसित देशों में से एक है, वहाँ पर भी एक ऐसा फंड है जो उनकी इकोनॉमी रीढ़ की हड्डी है। कतर के पास भी एक ऐसा ही सोवरेन फंड है। कतर का सोवरेन फंड अभी $450 बिलियन से ज्यादा का है, यानी कतर ने $450 बिलियन दुनिया भर की कंपनीज में इन्वेस्ट किए हुए हैं। अब अगर हम देखें तो सोवरेन फंड्स को एक एवरेज तौर पर करीब 6 से 7% का मुनाफा हर साल होता है, यानी कतर को हर साल इस वक्त इस फंड से $30 बिलियन की कमाई होती है और कतर का पूरा खर्च सिर्फ $55 मिलियन का है। जैसे ही कतर का गैस एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा पैसा होगा वो कतर इस फंड में इन्वेस्ट कर सकता है, यानी फिर इससे होने वाली कमाई भी बढ़ जाएगी। और हो सकता है कि कमाई इतनी ज्यादा पहुंच जाए कि कतर के पूरे बजट की फंडिंग ही सिर्फ ये एक फंड करने लगे। सोचिए इसके ऊपर से कतर जो पैसा कमाएगा वो सभी उसका बोनस होगा। कतर की जीडीपी इस वक्त $273 बिलियन की है और अलग अलग रास्तों से सरकार को $100 बिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू तो वैसे ही मिलता है। अब अगर इसमें गैस का पैसा भी शामिल हो जाए तो कतर की दौलत का हिसाब लगाना नामुमकिन हो जाएगा। कतर इस बात को जानता है, इसलिए कतर सिर्फ इकोनॉमी के लिए खुद को स्ट्रांग नहीं कर रहा है बल्कि पॉलिटिकली भी खुद की प्रेजेंस को मिडिल ईस्ट में बढ़ा रहा है। मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को अगर आप देखें दोस्तों तो वहाँ के लगभग सभी देश कतर से नफरत करते हैं। इन देशों के हिसाब से कतर बहुत ज्यादा लिबरल और एंटी मुस्लिम देश है। इसके अलावा वहाँ के नेशनल न्यूज एजेंसी अल जजीरा इतनी इंडिपेंडेंट तो है कि चाहे वो कतर की सरकार का विरोध ना करें
पर लेकिन मिडिल ईस्ट और बाकी दुनिया की पॉलिटिक्स पर उसके ओपिनियंस बहुत ज़्यादा कड़े होते हैं और अल जजीरा को पश्चिमी देशों में काफ़ी पसंद भी किया जाता है। इन दोनों वजहों से ज़्यादातर कतर मिडिल ईस्ट में अलग थलग पड़ा रहता है और उसे अमेरिका के साथ की ज़रूरत होती है, लेकिन अब ये रोल बदलने लगा है। अगर आपने नोटिस किया हो कि जब तालिबान ने अफगानिस्तान में सरकार बनाई थी तब सभी देशों के प्रतिनिधि तालिबान से अफगानिस्तान में नहीं बल्कि कतर में मिल रहे थे। इसके अलावा आज फिलिस्तीन में भी जो आतंकवादी गुट हैं, अगर उनके साथ भी कोई डिप्लोमेटिक बातचीत करनी हो तो कतर में ही सभी लोग मिलते हैं। रूस और यूक्रेन की लड़ाई में भी कतर एक डिप्लोमेटिक चैनल बनाकर अपना रोल अदा कर रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर टॉक्स में भी कतर ने मध्यस्थता की पेशकश रखी थी। ये सभी स्टेप दिखाते हैं कि अब कतर का एम्बिशन ग्लोबल हो चुका है। उसे सिर्फ मिडिल ईस्ट में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी स्थिति को मजबूत करना है। कतर के इस एम्बिशन में इस वॉर ने काफी मदद की है। कतर की राजधानी दोहा में हुए एक समिट में खुद ज़ेलेंस्की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे और उन्होंने कहा था कि कतर को इस वक्त दुनिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है ताकि रूस अपने गैस रिजर्व के कारण किसी देश को ब्लैकमेल ना कर पाए। ये देखा जाए तो पहले से एक अमीर देश अब और ज्यादा अमीर होने जा रहा है और उस पैसे का इस्तेमाल करके अब उनके पास इतनी पावर आने वाली है कि वो ग्लोबल पॉलिटिक्स में दखल देने लगे हैं। अब वो दिन दूर नहीं है जब हो सकता है कि यूएन में परमानेंट मेंबर्स का एक्सपेंशन हो और उसमें जुड़ने वाले सदस्यों में मिडिल ईस्ट की तरफ से कतर या इजराइल में से एक देश चुना जाए। कतर को जो बाइडेन ने मेजर नॉन नेटो एलाई का दर्जा भी अब दे दिया है, जिसका मतलब है कि अब कतर सारे अमेरिकी हथियार आसानी से बिना रोक टोक के खरीद सकता है। कतर का ये मैजिक रन कहाँ जाकर रुकेगा ये कोई नहीं जानता, पर कतर के लिए हर तरफ से पॉजिटिव खबरें आ रही हैं। आपको क्या लगता है कि कतर और नॉर्वे की तरह भारत में भी एक सोवरेन नेशनल फंड होना चाहिए? अपनी राय में कमेंट में जरूर लिखिएगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले